Hello guys, welcome to the YouTube channel of Cam Academy. So today we are going to discuss some of the question and their solution that were asked in GATE 2018 examination. इस वीडियो में गेट 2018 के एग्जामिनेशन में कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि कैसे वो आंसर हमारा आया है, क्या आंसर होगा, पहली बात तो करेक्ट आंसर क्या होगा और उस सॉल्यूशन तक हम पहुंचे कैसे। सो पहले क्वेश्चन को देखता हूं, बिल्कुल फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है दैट इज टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, यानी कि बेसिकली आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ के बारे में बात की है। एट कांस्टेंट प्रेशर आपको दे रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। मैक्सवेल इक्वेशन आप लोगों को अगर थर्मोडायनेमिक्स की याद है तो वहां आप लोग को मालूम है कि dg किसके बराबर होता है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी। यस, मैक्सवेल रिलेशन से आप बता सकते हो, ये स्क्वायर से आप इजीली बता सकते हो। प्रेशर आपको कांस्टेंट दे दिया है तो एट कांस्टेंट प्रेशर dp आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि dp जीरो है तो मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी dg किसके बराबर आ जाएगा, dg विल बी इक्वल टू माइनस एस डी टी। ओके, ठीक है जी, माइनस एस डी टी के बराबर आपका क्या आ गया, dg आ गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस एस इज इक्वल टू करली जी ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और वी कैन से दैट नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी इक्वल टू करली डेल्टा जी, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी ओवर करली टीपी, ऐसा भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, हमें एक और रिलेशन मालूम है कि डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई के बराबर, ई सेल के बराबर। ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, आई गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनस डेल्टा एस विल बी इक्वल टू करली माइनस एन एफ ई सेल ओवर करली टीपी, ये मैं बोल सकता हूं। n और f आपको पता है कांस्टेंट है, n और f कांस्टेंट है तो इनको बाहर ले आइए, नेगेटिव को बाहर ले आइए, तो क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, माइनस डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस एन एफ करली ई ओवर करली टीपी। इसी की वैल्यू आप लोगों से पूछी थी, इसी को मैं क्या बोलता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बोल देता हूं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर रख करके बाकी सारी टर्म आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो वैल्यू आपकी क्या निकल करके आएगी, वैल्यू आपकी आएगी करली ई ओवर करली टीपी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ओवर एन एफ। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गेट 2018 का एक क्वेश्चन है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप इजीली बता सकते हो। आउट ऑफ ए बी सी डी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी कैसे निकाला मैंने क्या किया, शुरू में एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज किया, क्या लिखा, dg इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी। प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो मैंने क्या कहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dp जीरो हो जाएगा, अगर dp जीरो हो गया तो vdp पूरा जीरो हो जाएगा, यानी dg इक्वल टू माइनस एसडीटी के बराबर आ जाएगा। वहां से मैंने s की वैल्यू निकाल ली, किसके बराबर आई, माइनस एस वॉज इक्वल टू करली जी ओवर करली टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, बाहर ब्रैकेट के बाहर मैंने p लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी इक्वल टू करली चेंज ऑफ g ओवर करली टीपी। फिर मैंने डेल्टा जी की वैल्यू रख दी, क्या रख दी, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर रख दी। माइनस एन एफ ई सेल रखते ही एन एफ को बाहर ले लिया डिफरेंशियल टर्म से, क्योंकि कांस्टेंट थे। बाहर लेने के बाद मुझे क्या देखने को मिला, एस इज इक्वल टू एन एफ करली ई ओवर करली टीपी आ गया। वहां से करली ई ओवर करली टीपी का आपको वैल्यू पूछा गया था, विच वाज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर एन एफ। सिंपल सा रिलेशन था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, वाटर एक्सचेंज रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो द ऑर्डर। आपसे वाटर एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। वाटर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल है मेरे पास, आई हैव एनी मेटल जब कोऑर्डिनेटेड है किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ कोई मेटल मेरा कोऑर्डिनेटेड है और मैं क्या करूं, लेबल्ड वाटर की प्रेजेंस इसे दे दूं, किसकी, लेबल्ड, ऑक्सीजन लेबल्ड वाटर की प्रेजेंस दे दूं, तो जो ये लेबल्ड वाटर एक्सचेंज करेगा, इस लिगेंड को बाहर करेगा और खुद आकर के जुड़ेगा,
वो कुछ मुझे ऐसा अपीयर होगा चेंज। इसी रिएक्शन को मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं जी वाटर एक्सचेंज। क्या बोल देता हूं इसको मैं, वाटर एक्सचेंज। क्या बोल देता हूं इसको, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन बोल देता हूं। अब ये वाटर एक्सचेंज किस पे डिपेंडेंट है, वाटर एक्सचेंज डिपेंडेंट होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन पे, ऑफ मेटल आयन पे डिपेंडेंट होता है। चार्ज डेंसिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय जो भी मेटल का साइज है, जो भी मेटल का क्या है साइज है, उस पे डिपेंडेंट है। अगर चार्ज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी मेटल पे अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होती है, इंटरेक्शन वो क्या करती है जी, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इंक्रीज करती है किस किस के बीच में, मेटल आयन, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड पोलर H2O लिगेंड, एंड पोलर H2O लिगेंड, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड बनेंगे, ये आप लोगों को मालूम है। पोलर H2O लिगेंड और मेटल आयन के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ये बढ़ती हुई चली जाएगी जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ेगा, स्ट्रांगली हेल्ड होगा। और जब इस रिएक्शन को स्टडी किया जाता है तो क्या स्टडी किया जाता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, वहां हमें क्या पता चलता है कि जब मेटल का बॉन्ड टूटता है H2O के साथ, ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये बॉन्ड ब्रेकिंग अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो डेफिनेटली जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, उतना ही स्लो ये टूटेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। और अगर ये बॉन्ड लेट टूटेगा, धीरे से टूटेगा या हाई एनर्जी पे टूटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन क्या होगी जी आपकी, स्लो हो जाएगी, स्लो रिएक्शन हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मेटल पे, उतना ही स्लो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। जब हम वाटर एक्सचेंज को पूरा पढ़ते हैं तो हर एक मेटल आयन को, डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास 1 या उसको आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी भी बोल सकते हो। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। क्लास ए का रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्लास डी का सबसे कम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जाता है। यहां सिंपल आप चार्ज डेंसिटी देख करके इजीली बता सकते हो, क्योंकि Cr पे +3 चार्ज आ रहा है, क्योंकि Cr पे +3 चार्ज आ रहा है, तो वहां रेट जो होगा वो सबसे क्या होगा, स्लो होगा, सबसे कम फास्ट रिएक्शन होगी ये, यानी Cr वाला सबसे कम होगा। ऐसा 2 ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली बाकी 2 ऑप्शन तो आपके रॉन्ग होंगे। बचते हैं उसके बाद कौन, V2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, दोनों पे सेम सा ही चार्ज है, ऑलमोस्ट सेम चार्ज है, साइज में कोई खास इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो इनको क्लासेस में डिफाइन किया जाता है, क्लास डिफाइन किया जाता है ऑन दिस बेसिस ओनली, बट प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे इनको क्लास में डिफाइन किया जाता है। और जब इन्हें क्लासेस में डिफाइन किया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, जरा ध्यान से देखो उस चीज को और समझने की कोशिश करो। जो V2 पॉजिटिव आयन है, V2 पॉजिटिव, दैट बिलोंग्स टू क्लास 3 और यू कैन से क्लास C, ठीक है। जबकि CO2 पॉजिटिव जो आयन है दैट बिलोंग टू क्लास 2 और यू कैन से क्लास B। डेफिनेटली क्लास 2 का रेट जो होगा वो फास्ट होगा, वो जल्दी वाटर एक्सचेंज शो करेगा देन दैट ऑफ क्लास 3 एलिमेंट। और वही आपसे पूछा गया था, इसकी एक पूरी सीरीज आती है जो आप लोग याद करते हो जनरली, बेसिस उस सीरीज का यही सब कुछ है, चार्ज डेंसिटी बेसिस है, पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कुछ कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शन इन दिस। और वो एक्सेप्शन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि V2 पॉजिटिव जो है वो क्लास 2 से बिलोंग ना करके क्लास 3 में बिलोंग करता है। हालांकि डाई पॉजिटिव जो है मेटल का आयन है, डाई पॉजिटिव आयन है और 3D से बिलोंग करता है, फिर भी इट इज एन एक्सेप्शनल केस, वो आप लोग उसको स्टडी करते हैं। तो इस बेसिस पे, क्लास डिफरेंस के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा, सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगी वो कहां होगी, COH2O6 पॉजिटिव में होगी, देन VH2O6 पॉजिटिव में होगी और लास्टली CrH2O6
3 पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। सो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बॉन्ड एंगल है TICC बॉन्ड एंगल जो है वो 86 डिग्रीज का आपको दिया गया है, और बोला गया है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये इतना ज़्यादा सीवियरली डिस्टोर्टेड क्यों है, इतना डिस्टोर्शन इस बॉन्ड एंगल में क्यों देखने को मिला। तो आपको ये मालूम है कि ये कैसी रिएक्शन है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दिस इज नथिंग बट एलिमिनेशन ऑफ एल्कीन। एलिमिनेशन ऑफ एल्कीन का ये रिएक्शन है। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से जितना भी एक कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर मैं आर ग्रुप लिख देता हूँ तो आप लोग इसको समझ जाना, दिस इज आर ग्रुप TI, there will be bonding between TI and H and elimination of alkene will take place. Elimination of alkene will take place. ये हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर रिएक्शन इसको हम पढ़ते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग इन सब को पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं इन लोगों का। तो जरा ध्यान से देखना, होता क्या है कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये क्या करता है, मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, एक बॉन्ड सा बना करके रखता है, हल्का सा बॉन्ड, मतलब स्लो सी इंटरेक्शन, लो एनर्जी की इंटरेक्शन रखता है, ताकि जैसे ही एलिमिनेशन हो, इनको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड हो, तो ये तुरंत मेटल के साथ क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके। और इस इंटरेक्शन की वजह से, इस इंटरेक्शन होने की वजह से कुछ एनर्जी जो निकलती है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को और ज़्यादा फिजिबल बनाता है, लो एनर्जी पे होना पॉसिबल कर देता है इसका। और ऐसी इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, एगोइस्टिक इंटरेक्शन कहा जाता है। मेटल और बीटा हाइड्रोजन के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को एगोइस्टिक इंटरेक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि जब बीटा हाइड्रोजन ना हो तो ये एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इतना इजीली नहीं निकलता है, कुछ एक पर्टिकुलर केसेस वहां भी हम देखते हैं। तो ये किस लिए पॉसिबल है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज असर्टेड बाय एगोइस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन बीटा हाइड्रोजन एंड द मेटल आयन। और ये रीजन है जो डिस्टोर्शन हुआ है एंगल के बीच में, मुड़ क्यों गया है, ताकि ये क्लोज आ सके बीटा हाइड्रोजन जितना ज्यादा हो सके मेटल के। जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा, उतना ईज होगा इस एल्कीन के निकलने में। तो करेक्ट रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज गोइंग टू बी एगोइस्टिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमेट्री लेवल ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड इज। देखना जरा, p ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं जी हमारे पास, हमें पता है px होता है, अगर ये x एक्सिस है तो दिस इज गोइंग टू बी px, जिसमें वेव फंक्शन का साइन कुछ क्वार्टर्स में पॉजिटिव रहेगा, कुछ में नेगेटिव रहेगा। तो ओवरऑल कुछ ऐसा साइन हमें देखने को मिलता है, लोब कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये जो ऑर्बिटल है, दीज आर अनजीरेड ऑर्बिटल्स। कैसे होते हैं ये, अनजीरेड होते हैं। अनजीरेड आप लोगों को मालूम है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के सेंटर से मैं किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूं और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं, सेम साइन मिल जाए तो जीरेड, नहीं मिलता है तो अनजीरेड। बेसिकली इसको ग्रुप थ्योरी के हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो, पर बॉन्डिंग के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन बताई है। अब जरा ध्यान से देखना, px है मेरे पास, px होता है, साथ ही साथ मेरे पास क्या होता है, py होता है। इफ दिस इज y एक्सिस देन दिस इज गोइंग टू बी py, अगर ये y एक्सिस है तो ये py होगा। और इनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके अलोंग कौन होता है जी, pz होता है। इमेजिन दिस टू बी परपेंडिकुलर, बिकॉज ये 2D बोर्ड है तो परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको आपकी तरफ नहीं दिखा सकता, असल में वो कहां होगी, टुवर्ड्स यू, वन लोब टुवर्ड्स यू, अदर लोब अवे फ्रॉम यू। और वहां भी हमें क्या देखने को मिलता है, 2 लोब्स देखने को मिलते हैं। और कैसे लोब, पॉजिटिव और नेगेटिव लोब देखने को मिलते हैं। यहां से मुझे बेसिक ये पता चला कि ये तीनों के तीनों अनजीरेड हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड दी है, तो जो लिगेंड आएगा वो कहां से आएगा, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा मेटल को। यानी लिगेंड कहां से आएगा, पॉजिटिव एक्स से आएगा लिगेंड, नेगेटिव एक्स से आएगा लिगेंड, पॉजिटिव वाई से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, नेगेटिव वाई से भी लिगेंड अप्रोच करेगा, पॉजिटिव जेड से भी लिगेंड अप्रोच करेगा और नेगेटिव जेड से भी लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लिगेंड, बेसिकली नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड इसके क्लोज आते जाते हैं, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन के घर हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन होने लगती है। और उस रिपल्शन की वजह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ने
बढ़ने लगेगी, क्योंकि डायरेक्टली फेसिंग है, सारे के सारे ऑर्बिटल लिगैंड को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, इनिशियली इन अब्सेंस ऑफ लिगैंड अगर P की एनर्जी कुछ ऐसी होगी, ये Px Py Pz जो होंगे वो कैसे होंगे, डिजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल होंगे, एक ही एनर्जी लेवल पे होंगे। जब लिगैंड अप्रोच कर जाएगा तो सभी को सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव से रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव से रिपल्शन, सबको सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन मिल रहा है, तो तीनों की एनर्जी सेम ही अमाउंट से बढ़ जाएगी। यानी Px Py Pz तीनों की एनर्जी जरूर बढ़ेगी, लेकिन डिजनरेसी को लॉस नहीं करेंगे, स्टिल विल बी डिजनरेट। और कैसे डिजनरेट है, तीन ऑर्बिटलों की सेम एनर्जी है, तो इसे क्या बोल देते हैं, ट्रिपली डिजनरेट है, ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट। अब जरा ध्यान से देखना, डी के केस में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि कुछ ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई करते थे, कुछ इस टाइप से, और कुछ ऑर्बिटल्स जो थे वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते थे। और ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड के आने की पोजीशन फिक्स है, वो अलोंग द एक्सिस ही आएगा, अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करेगा। और अगर अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करेगा तो जो इसके डायरेक्ट हेड ऑन आ रहे हैं, सेम एंगल पे आ रहे हैं, सेम आमने सामने जो ऑर्बिटल आ रहे हैं, उनको ज्यादा रिपेल करेगा, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर जो लिगैंड जब यहां से अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, तो ये ऑर्बिटल्स इसके डायरेक्ट फेसिंग नहीं है, एट सम एंगल है, नियरली 45 के एंगल पे हैं, तो इनको रिपल्शन मिलेगी जरूर, लेकिन इनके कंपैरेटिवली कम मिलेगी। इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी भी बढ़ेगी पर उतना नहीं बढ़ पाएगी, थोड़ी सी कम रह जाएगी। तो जरा ध्यान से देखना, इनके कंपैरेटिवली कम रह जाएगी। होता क्या है, पहले पांचों डी की, पहले विदाउट लिगैंड, कोई भी लिगैंड नहीं है, तो डी की एनर्जी कुछ ऐसी है। जब पास आने लगा तो पांचों की एनर्जी बढ़ी, और पांचों की एनर्जी बढ़ने के बाद फर्दर क्या हुआ कि दो की एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और बाकी की एनर्जी इतनी नहीं बढ़ पाई। ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता था। पर पी के केस में क्योंकि सभी के सभी एक्सियल सिमेट्री के हैं, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ेगी, यानी डी अपनी डिजनरेसी को मेंटेन नहीं कर पाता था। तीन ऑर्बिटल एक एनर्जी के बन जाते थे और दो ऑर्बिटल अलग एनर्जी के बन जाते थे, यानी तीन ऑर्बिटल ट्रिपली डिजनरेट बोलते थे इनको। और क्या लिखते थे, जीरेड सिमेट्री होती थी तो लिखते थे T2G। ऊपर क्या बोलते थे, ऊपर डबली डिजनरेट के लिए सिंबल यूज करते थे E, और जीरेड सिमेट्री होती थी तो EG। अब जरा ध्यान से देखना, P में क्या हुआ है, डिजनरेसी मेंटेन की है, ट्रिपली डिजनरेट है तो सिंबल यूज करूंगा T, और अनजीरेड है तो यूज करूंगा U। अगर सिर्फ ये दो बात भी आपको पता है, 1-2 का कैसे लॉजिक है वो भी आप लोगों को पता है कैसे आता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट अगर इतना भी लॉजिक आपको पता है तो भी आप क्या बोल सकते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन, आपको ये तीनों ऑप्शन क्या दिखाई देंगे कि ये सारे के सारे कैसे दिखा रहे हैं, एज एन जीरेड ऑर्बिटल का सिंबल। बट एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो दिखा रहा है T1U मींस अनजीरेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे सिंबल विंबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं, वही जो सिमेट्री ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, 1-2 जो सिंबल हम लोग देखते हैं, जो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे इन डिटेल, वहां से ही हम इनको, उसी हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, बेस्ड ऑन द वेड रूल द स्ट्रक्चर ऑफ B5H8 माइनस इज। देखना जरा, B5H8 माइनस आपको दिया है, B5H8 माइनस आपको दिया है, -1 ऑलरेडी है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B5H5 तीन हाइड्रोजन निकाल दिए हैं, यानी 3H पॉजिटिव निकाल दिए हैं, 3H पॉजिटिव निकाल दिए हैं, तो 3 नेगेटिव चार्ज और आ गया होगा। एक नेगेटिव पहले से था, अब 3 नेगेटिव और आ गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं B5H5 4 नेगेटिव, कुछ ऐसा बोल सकता हूं। ये किससे रिजेंबल करता है, BnHn 4 नेगेटिव से रिजेंबल करता है। आपको मालूम है BnHn 2 नेगेटिव क्या होता है, क्लोजो। BnHn 4 नेगेटिव क्या होता है, नीडो। अगर 6 नेगेटिव होता तो अरकनो, देन हाइपो। तो आपको इसका स्ट्रक्चर टाइप पूछा था, बेसिक सा क्वेश्चन था, नीडो विल बी योर स्ट्रक्चर टाइप। आप इजीली यहाँ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है लेटिमियर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स है, कितना आएगा वो आप लोगों को निकालना था। जरा ध्यान से देखना इस रिएक्शन में दिया क्या गया है। इस रिएक्शन में आपको दिया है कि O2 जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है इनिशियली, वो H2O2 में किस में जाता है, -1 में चला जाएगा, और फिर H2O में किस में चला गया है, -2 में चला गया है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, 0 to -1, -1 to -2। इतना आप लोगों को मालूम पड़ा। इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि O2 बेसिकली कुछ ऐसा है और H2O2 कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और हर एक ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बनाया है। यहां दोनों के दोनों ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां दोनों ही ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर एक ऑक्सीजन 0 से -1 जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा डेफिनेटली, पर यहां दोनों के दोनों 0 से किस में गए हैं, -1 में गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिएंगे आपको, वो कितने चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। सिमिलरली यहां देखना जरा, कोई स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आपको नहीं दिया है, वो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहां कि -1 से गया है -2 में। ये तो आपको एक ही ऑक्सीजन नजर आया कि एक ऑक्सीजन -1 से -2 में चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया होगा। लेकिन दूसरा ऑक्सीजन भी तो किस में गया होगा, डेफिनेटली -2 में ही गया होगा। ओवरऑल नेट प्रोडक्ट H2O है, बस आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया है। अगर 2 मॉलिक्यूल हो इसके, तो मॉलिक्यूल तो कितने भी हो सकते हैं, तो यहां एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। यानी नेट एक H2O2 के दोनों ऑक्सीजन को, एक H2O2 के दोनों ऑक्सीजन को -1 से -2 जाने के लिए नेट इलेक्ट्रॉन कितने चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। मैं दोनों प्रोसेस के लिए, जो पहले 2 प्रोसेस जिनके लिए हमें E की वैल्यू गिवन है, उनके लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं। जरा ध्यान से देखो, प्रोसेस क्या है, O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, H2O2 में। और मुझे किसी और चीज से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था और रिएक्शन को लिखना था। जरा ध्यान से देखना, दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ होगा, H2O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा और वो कन्वर्ट हुआ होगा किसमें, 2H2O में। रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को अगर मैं सम कर दूं, प्लस कर दूं, तो नेट रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी मुझे, नेट जो रिएक्शन मुझे देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो चीज कॉमन है वो कट जाएगी और रिएक्शन आएगी O2 + 4 इलेक्ट्रॉन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। नाउ फॉर फर्स्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन देखना, डायरेक्ट ये रिएक्शन है, पर लास्ट जो रिएक्शन है उसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट E की वैल्यूज को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम किसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी डेल्टा G है, तो हम फ्री एनर्जी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस 2 रिएक्शन के सम से तीसरी रिएक्शन मिल रही है, तो क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा G1 + डेल्टा G2 ही क्या होगा, इस थर्ड रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज होगा। सो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 जो लिखूंगा वो किसके बराबर लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस n की वैल्यू कितनी है यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन NFE1। ठीक है, सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, डेल्टा G2 विल बी इक्वल टू माइनस n की वैल्यू यहां भी 2 है, 2FE2। थर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा, थर्ड रिएक्शन के लिए ऐसा जो लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, G3 जो होगा, डेल्टा G3 दैट विल बी इक्वल टू -4FE3, है ना। लेकिन मुझे पता है कि G3 यानी थर्ड रिएक्शन ऑब्टेन हुई है रिएक्शन 1 और 2 के सम से, तो जितना नेट जो चेंज आएगा फ्री एनर्जी में, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज 2 फ्री एनर्जीज। सो आई कैन से दैट डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 + डेल्टा G2, ये मैं लिख सकता हूं। जैसे ही मैं ये वैल्यू लिख दूंगा तो यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, -4FE3 will be equal to -4FE3 will be equal to -2FE1 -2FE2। F कॉमन ले लेता हूं इस साइड, तो F मल्टीप्लाइड, -F कॉमन ले लो, नेगेटिव भी कॉमन ले लो, 2E1 + 2E2। ठीक है, F से F कैंसिल, F से F क्या होगा, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो E3 किसके बराबर आ जाएगा, E3 विल बी 2E1 + 2E2 डिवाइडेड बाय 4।
डिवाइडेड बाय 4। E1 E2 की वैल्यू आपको गिवन है, इन प्रोसेसेस के लिए E की वैल्यू आपको गिवन है। बस आपको करना क्या है, यहाँ E1 E2 की वैल्यू को पुट कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, नेट आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा देखना, 2 इंटू में 0.7 प्लस 2 इंटू में 0.7 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको सोल्व कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सोल्व कर लोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, अराउंड 1.23 ये वैल्यू निकल करके आती है। सो आप इस क्वेश्चन को इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हो। दो बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान देना था कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज है, n की वैल्यू पे आपको फोकस करना था और डायरेक्ट E को सम नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For an inverse spinal AB2O4 the A and B respectively can be। AB2O4 के लिए A और B क्या हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली, वो आपसे पूछा गया है। इनवर्स स्पाइनल का केस आपसे पूछा गया है, इनवर्स स्पाइनल का केस आपसे पूछा गया है। तो इनवर्स स्पाइनल के लिए एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी 3 पॉजिटिव आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड must be less than that of crystal field stabilization energy of any 2 positive metal ion whichever is there in the molecule in or in the complex in octahedral field। ये आपकी बेसिक सी कंडीशन होनी चाहिए, ये आपकी बिल्कुल बेसिक सी कंडीशन होनी चाहिए। बेसिकली कहते क्या है, स्पाइनल के केस में हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल 2 टाइप के हमारे पास वॉइड हैं, कहाँ मेटल आयन कौन सा किधर प्रेजेंट होगा वही हम लोग बात करते हैं, उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि उसी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि इनवर्स स्पाइनल या फिर रेगुलर स्पाइनल है। रेगुलर स्पाइनल का मतलब क्या, अगर 3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल में CFSC उसकी ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में अगर उसकी CFSC ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि रेगुलर स्पाइनल देखने को मिलेगा। और अगर सेम भी है तो भी हम क्या बोलते हैं, रेगुलर स्पाइनल है। लेकिन अगर केस उल्टा मिल जाए कि CFSC ऑफ B पॉजिटिव लेस देन दैट ऑफ CFSC ऑफ A2 पॉजिटिव इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, सेम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर CFSC B3 पॉजिटिव की लेस है तो हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्पाइनल। पोजीशन उसी हिसाब से डिफाइन की जाएगी, उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे। ये आप लोगों को पूरा का पूरा जो हम केस पढ़ते हैं उसमें क्या देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड है उसका साइज और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका साइज, और हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमें मेटल आयन दिया है अगर वो लार्ज साइज का है, वो लार्ज होल में जा रहा है तो नॉर्मल स्पाइनल है, लार्ज साइज का है पर स्मॉल में जा रहा है तो क्या बोलते हैं कि इनवर्स स्पाइनल हमें देखने को मिलता है। तो इनवर्स स्पाइनल की बेसिक सी कंडीशन है और आपको यही चेक करनी थी। आप कोई भी एक ऑप्शन उठा करके चेक करके देख लीजिए। पहले बी ऑप्शन की बात कर लेता हूं तो यहाँ क्या क्या दिया है, Zn2 पॉजिटिव दिया है, यानी मुझे जो ए दिया है वो क्या दिया है, Zn दिया है, और जो बी दिया है वो मुझे क्या दिया है, Fe3 पॉजिटिव। होना क्या चाहिए, अगर Fe3 पॉजिटिव की जो है CFSC जो है अगर Fe3 पॉजिटिव की वो क्या आ रही है, कम आ रही है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो हम क्या बोलेंगे कि इनवर्स स्पाइनल होगा। यहां देखने को क्या मिलता है, दिस इज बेसिकली D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये कैसा है, D5 है। तो स्टेबलाइजेशन, नेट स्टेबलाइजेशन, ये कुछ भी गेन दोनों के दोनों नहीं करते, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन Eg में गए उतने ही इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, T2G में चले जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि नेट स्टेबलाइजेशन कुछ भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गेन नहीं हो रही है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि दोनों की CFSC क्या है, इक्वल है। CFSC दोनों की ही क्या आ रही है, Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू CFSC ऑफ Fe3 पॉजिटिव। ओके, डी ऑप्शन देख लो, कोई भी ऑप्शन उठा करके देख लो, मैं ऐसे ही रैंडमली ऑप्शन देख रहा हूँ। ये मैंने बी ऑप्शन के बारे में बात की थी। अगर आप डी ऑप्शन देखते हैं तो डी में आपको क्या दिया है, Mn2 पॉजिटिव दिया गया है, और साथ ही साथ आपको क्या दिया है, Mn3 पॉजिटिव दिया गया है। Mn2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव आपको दिया गया है। Mn2 पॉजिटिव आपको मालूम है D5 है, डेफिनेटली आप लोगों को मालूम है कि D5 है। यहाँ आपको D4 देखने को मिलेगा। D5 के केस में अगेन मैं क्या कहूँगा, कुछ भी नेट स्टेबलाइजेशन ये गेन नहीं करेगा, कोई भी स्टेबलाइजेशन ये गेन नहीं करेगा। जबकि D4 के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन तो इसे डेफिनेटली मिली ही होगी। तो यानी क्या कहूँगा कि CFSC जो है, CFSC इन octahedral field for 3 positive ion is more than that of CFSC
फॉर 2 पॉजिटिव आयन। और अगर ऐसा कुछ है तो क्या बोलता हूं कि ये कैसा स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है। वो भी कैसा स्पाइनल आ रहा था, नॉर्मल स्पाइनल आ रहा था। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन ए की तो जरा ध्यान से देखना, Ni2 पॉजिटिव कैसा है, D8 है और ये कैसा है, D10 है। D10 में नेट कोई स्टेबलाइजेशन गेन नहीं करेगा, लेकिन D8 की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली क्या करेगा जी, स्टेबलाइजेशन को गेन करेगा, डेफिनेटली स्टेबलाइजेशन को गेन करेगा। कुछ ना कुछ स्टेबलाइजेशन इसे जरूर से जरूर मिलेगी, और अगर स्टेबलाइजेशन मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि CFSC जो है Ni2 पॉजिटिव की वो ज्यादा है देन दैट ऑफ CFSC ऑफ Ga3 पॉजिटिव। यस, डेफिनेटली ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है। यही मेरी कंडीशन थी इनवर्स स्पाइनल की कि 3 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कम होनी चाहिए, वही देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं क्या बोल देता हूं कि इनवर्स स्पाइनल का करेक्ट जो ऑप्शन निकल करके आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा।